नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर और आज हम बात करेंगे कुछ चुनावों की, जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आने वाले भी हैं और उन सब की बात करेंगे और कुछ और समसामयिक विषयों की। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रहा हूँ अभिषेक तिवारी जी का और आपको याद भी दिला रहा हूँ, अब कुछ ही दिन बचे हैं। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं कि नहीं? नहीं करा लिए हैं तो जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि देखिए साहब हमको समय नहीं दिए हैं। क्यों अभिषेक जी, आप क्या सोचते हैं? Bharat, a land of wisdom, valor, and timeless knowledge. But who holds the torch to reclaim this legacy? Join the conversation. Annual Summit 2024. 3 days, 80 plus speakers, 15 plus sessions, 20 plus TJD roundtable podcasts, 10 plus open mic sessions. Reclaiming Bharat. Be a part of the movement. Register now. अब हमारे और आपके परम जो कह सकते हैं हाँ सामाजिक परिवार के सदस्य विघ्नेश प्रभु ने तो 30,000 वाला करा लिया है। मुझे फोन किया था अच्छा, कि ओहो हो। हाँ कि हम चूंकि चाहते हैं कि उसमें सबसे अधिक सुविधाएं मिल रही हैं, हम गेस्ट से भी मिलना चाहते हैं और इनपुट देना चाहते हैं। जो हिंदू इकोसिस्टम जयपुर डायलॉग्स बनाने का प्रयास करेगा उसमें किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। तो देखिए ये अच्छी बात है कि हम जो पहल कर रहे हैं वो ये पहल एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु हम वेट करते रहे कि अब बीजेपी करे, अब कोई हिंदू राजनीतिक संगठन जो बड़े मंच पे है, वर्ल्ड लेवल पर है या फिर पूरे भारत में है वो करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अंततोगत्वा हमें करना पड़ रहा है। तो शुरुआत है, अच्छी बात है, इनिशिएटिव अच्छा है, क्योंकि हमारा दायित्व संजय सर उन लोगों के प्रति अधिक हो जाता है जिनके 5,000 10,000 भी ट्विटर पर या फेसबुक पर फॉलोअर है या यूट्यूब पर, लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर या जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उनको कोई बैकअप नहीं मिलता। लेकिन वो हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित होने के बाद जो है वो सही बातें लिखते, तो उनको गाइड करना, उनके केसेस को देखना, ये सब भी हमारा दायित्व बनता है। अच्छा प्रयास है, तो बाकी लोग भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें। जी, बाकी लोग भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें और ये भी है कि सेशन स्पॉन्सरशिप्स भी ओपन है, वो भी आप कर लें। अभिषेक बाबू, ये अब क्या जो बात हुई थी कि ये जो इंडी अलायंस है, ये पूरी तरह से मुस्लिम लीग बनेगा क्या? कह रहे हैं कि साहब हम औरंगाबाद वापस ले आएँगे और धाराशिव को हम उस्मानाबाद बना देंगे। तो क्या आपको क्या लग रहा है? और वैसे भी दयानिधि स्टालिन जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि वेट एंड वॉच देखेंगे। हाँ, हिंदी में कहे कि देखेंगे। देखेंगे। जो जो चैलेंज दिया है पवन कल्याण ने, देखिए समाज में जो बदलाव होता है तो दो तरफा बदलाव होता है, ऐसा नहीं है। अब समझदार नेता एक पवन कल्याण की तरह होते हैं, जो देखते हैं कि मेरे स्टेट में या फिर पूरे प्रदेश में किस प्रकार की हवा चल रही है और किस प्रकार की पॉलिटिक्स करनी है। अब ये संदर्भ मैं इसलिए कह रहा हूं, शरद पवार को या फिर जो ये जिसको आप और हम इंडिया अलायंस के नाम से जानते हैं, इनको लगता है कि हिंदू क्या ही कर लेगा हमारा। जो आदमी ओपनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ 11 जगह ब्लास्ट हुए थे, मैंने 12वां ऐड खुद से कराया, दाऊद सरेंडर करना चाहता था, मुझे फोन कॉल आया और मेनी मोर खुद के बारे में रिवील कर चुके हैं शरद पवार। वो कैसे कर सकते हैं? उनको पता है कि चाहे मेरा कनेक्शन दाऊद से जोड़ो या मेरा परम सेकुलरिज्म के नाम पर हमने हिंदुओं के साथ 1993 बम ब्लास्ट के बाद भी जिस प्रकार का काम किया, उसके बाद भी हिंदू मुझे वोट देगा। इसलिए वो ये कहने से नहीं हिचकता। लेकिन समझदार नेता, अब आप जो कह रहे हैं कि संभाजी नगर बदल देंगे, जो बातें चल रही है, समझदार नेता वो होता है जो समय को भांपता है। अब तक मुझे लग रहा था कि चलो बीजेपी संभवतः रियलाइज करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, सेंट्रल लीडरशिप ने फाइनली रियलाइज कर दिया कि मुस्लिम वोट मिलना नहीं है, तो अब धीरे धीरे एक शिफ्ट लेना है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जी न्यूज के मंच पे कल या परसों कहा है, वोट जिहाद टर्म यूज किया है, आई बिलीव कल या परसों। हाँ, आश्चर्य की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को ये आत्मज्ञान हो जाना ही अपने आप, देखिए कोई भी हुँ, सभ्यता, कोई भी विचार यूं ही नष्ट नहीं होता।
अगर उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा तब तो वो बच जाएगा। तो बीजेपी के लिए कोई बहुत देर नहीं हुई है। ये जो मृग मरीचिका मुस्लिम वोट के पीछे भाग रही है ना, वो रियलाइज हो जाए कि नहीं वोट मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगी। एग्जैक्टली जैसे एकनाथ शिंदे ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सामने उनको बिठा करके कहा कि राज्य माता घोषित कर रहे हैं। जो 15-20 दिन या महीने भर पहले उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दे करके आए थे, वो नया हिंदू हृदय सम्राट बना के गए हैं एकनाथ शिंदे को। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे समझ गए कि मुस्लिम वोट मिलना नहीं है तो उसको पकड़ो जो तुम्हारा है। हिंदुत्व को पकड़ के चलो, पा जाओगे मधुशाला। हरिवंश राय की बच्चन है ना, एक राह चल पकड़ के पा जाएगा मधुशाला, तो वो स्थिति है। आप 2014-2019 चुनाव इसीलिए जीते क्योंकि आपके ऊपर इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। आप सोचिए शरद पवार के ऊपर इतने सारे एलिगेशन है और जिस प्रकार का एक्सेप्टेंस है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मानित कर दिया, तो किया वो ना। तो मुलायम सिंह को भी कर दिया। हाँ, तो एग्जैक्टली आपने मुंह की बात छीन ली। दूसरा नाम उन्हीं का लेने वाला था, मुलायम सिंह यादव का। तो इन दो स्टेट का रिजल्ट क्या है सर, जरा बताइएगा हमको और दर्शकों को याद दिलाइए जरा। किसी ज्ञानी ने कान में फूका होगा मोदी जी के, तभी तो ये महापाप किया ना, कि कार सेवकों को के ऊपर गोली चलवाने वाले को आपने सम्मानित कर दिया। तो आपका कोर वोटर नहीं खिसकेगा? आपका कोर वोटर आपसे नाराज नहीं होगा? होना ही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर अभी भी आप रियलाइज करते हैं और अपने पुरानी राजनीति को शुरू करते हैं, जो कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था। राष्ट्रवाद 2.0 हर जगह शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद वापस आ रहा है। वामपंथियों की फटी पड़ी है पूरी दुनिया में। एक भारत में ही अचानक से वामपंथ का फिर से उभार हो रहा है, क्योंकि आप अपने कोर से शिफ्ट हो गए। आपको किसने बोला था कि वो जाके कश्मीर में रहना साहब बोले कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो सच्चा हिंदू बन नहीं पा रहा? इसी प्रकार से कुछ था ना कुछ। वो इस प्रकार के आत्मज्ञान जो आते हैं इस प्रकार के नेताओं को, कहां से आते? क्योंकि कश्मीर की डेमोग्राफी और कश्मीर का जो उनको लगता है कि भाई ऐसे नहीं बोलेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। भाई तुमको जीतना ही नहीं था कश्मीर, आज नहीं कभी नहीं, और अब तो चुनाव करवा के देख लिए ना। जिस प्रकार से अब जैसे ही सामने आएगा उनका अलतकिया खत्म। इसके पहले मोदी मोदी कर रहे थे, इलेक्शन के टाइम तक वो कहने लगे कि नहीं हराना है। और क्यों हराना है? क्योंकि 370 हटा दिया। उसको जॉब नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उसके उसके बेसिक्स में ये सब नहीं है। उसको जॉब, रोजगार, महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। उसकी तकलीफ ही यही है कि तुम कुर्सी पर बैठे हो और तुम समझ नहीं रहे हो। तुमको लगता है कि भाई कुछ कर देंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो वापस आ जाएगा। अरे भाई हम नहीं, विकास से दिल जीत लेंगे। नहीं जीत सकते। तो समझदार नेता कैसे होते हैं? समझदार नेता होते हैं गुजरात में जो हो रहा है सोमनाथ में। गर्दा मचा के पूरे सोमनाथ में समतल कर दिया गया सर। जितनी सरकारी जमीन पर ईदगाह, मस्जिद, मजार बनाए हुए थे। अच्छा, ये परसों जो है ना सोमनाथ में पहुंचे हुए थे हाई कोर्ट में कि ये तो बुलडोजर हो रहा है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ। हाई कोर्ट ने पूछा कि जमीन किसकी थी, तो माय लॉर्डशिप जमीन तो सरकारी है, तो मेरे पास क्यों आए हो स्टे लगवाने के लिए? मेरे पास सरकार ठीक कर रही है। सरकारी जमीन पर तुमको किसने बोला था ईदगाह बनाने को? तो वहां अलग लेवल पे समतलीकरण चल रहा है। तो सरकार ये होती है। सरकार होती है जब पुष्कर धामी 5,000 से अधिक मजार चाहे पहाड़ में बसे हुए एकदम ढा दिया है, किसी की परवाह नहीं की। सरकार वो होती है जो झारखंड में जाकर के, और मैं समझ रहा हूं कि बीजेपी अब शिफ्ट हो रही है, उनकी राजनीति शिफ्ट हुई है, तभी ये जाकर के झारखंड में जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने कल बोला, क्या गजब की बात बोली कि एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ ढूंढ के निकाल देंगे, कोई बाबर की औलाद यहां पर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का टोन, इस प्रकार की बातें, ऐसा तो नहीं है कि उनको दायित्व मिला है अगर झारखंड का, तो बिना सेंट्रल के अप्रूवल के सारा चीज चल रहा है। योगी जी ने जो बातें कही हैं हरियाणा के चुनाव के दौरान, तो ये समझदार नेता है। हिंदू समाज के अंदर बेचैनी है सर। बेचैनी इस बात की मैं महसूस कर रहा हूं हिंदू समाज के अंदर, वो चाहता है कि जो मेरा नेतृत्व है वो मेरे मन की बात कहे। और हिंदू के मन में क्या है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन यहां पूछ सकते हैं आपके दर्शक। हिंदू के मन में है सर स्पष्टवादिता, कि सेकुलरिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पवन पॉलिटिकल कल्याण को पॉलिटिकल हाँ, करेक्टनेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सच वो। चाहिए, सच। हाँ, वो टाइम देखिए ना, पवन कल्याण तूफान मचा रहा है।
उसको जो अपार जन समर्थन मिल रहा है आंध्र प्रदेश में, वो क्यों मिल रहा है? वो जो भगवान राम जी के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बर्दाश्त के बाहर है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको वोट भी हिंदू से चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा कल कि वेट एंड सी। ये भी इसलिए था क्योंकि वो जानता है कि तमिलनाडु के हिंदू का खून नहीं अभी खोलेगा। वो इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि वहां पर कोई नेतृत्व पैदा नहीं हुआ। खून तो है सर ना? खौला सकते। अन्नामलाई जी कहाँ गए हुए हैं आजकल? नहीं, अन्नामलाई जी अभी वापस नहीं आए, वो तो 4-3 महीने की ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन के लिए अभी तो ब्रिटेन में है ना, तो वो तो है नहीं। वो आएंगे नवंबर में। तो एक नेतृत्व उस प्रकार का हो जो सत्य बोले और लगातार बोले, वो खड़ा हो जाएगा सर, वो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आंदोलन कोई भी खड़ा कर सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि इस देश की सेकुलरिज्म की चाशनी में हिंदुओं को इतना डुबा दिया गया था कि हमें लगता था नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट बात बोलनी चाहिए। अब का जो यूथ है, स्पेशली जो 18 से 30 के आसपास का है, वो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना चाहता। अभी बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि पॉलिटिकल करेक्ट बातें करनी चाहिए, पर वो नहीं करना चाहते। और आई बिलीव कि ये हाई टाइम है, वही नेता, वही नेतृत्व आने वाले समय में बीजेपी को अ, आगे लेके जाएगा, जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा और सही बात बोलेगा। जी। वैसे आज हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में अभी मैंने 1 बजे तक का जो देखा था तो 36.69%। तो थोड़ा ढीला लग रहा है, मतलब जिस तरह की बम्पर एंटी बीजेपी वेव एक्सपेक्टेड थी वैसी तो नहीं दिख रही। देखिए, एंटी बीजेपी वेव क्या है? आपके किए हुए कर्मों का फल आप भोग रहे हैं। आपने तो 2000 हाँ, 2020 के समय जब चुनाव चल रहा था हरियाणा में, और तभी जब खट्टर साहब रिपीट हुए थे, तो हम लोग कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। आप झारखंड से कुछ नहीं सीखे। झारखंड का चुनाव आप इसीलिए हार गए क्योंकि रघुवर दास को आपने जबरदस्ती बना के रखा था, और जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट से कोर सवर्ण वोट वहां से खिसक गया। आपने आजसू से अलायंस नहीं किया अपने एरोगेंस में। उसी प्रकार से यहां पर आपके पास समय था। अब सैनी साहब 6 महीने में, 5 महीने में क्या चमत्कार कर देंगे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं इनके पास। लेकिन बहरहाल जो भी है, एक बात अवश्य है कि जितना क्लीन और ये दिखाया जा रहा है कांग्रेस को लेकर के, वैसा कम से कम अभी तक के वोटिंग पैटर्न्स तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस को डेफिनेटली एज है, बढ़त है, और उसका कारण आप ही हैं। आप बताइए ना सर, हरियाणा में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार, मोनू मनेसर जेल में क्यों है? और वो सिर्फ गौरक्षक नहीं है, उसके साथ हजारों वोट हैं। वो लोग ग्राउंड पर वोट दिलाते हैं, कन्वर्ट कराते हैं। वो मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, मोनू मनेसर जेल में क्यों है? दोनों जगह तो सरकार आपकी है। कांग्रेस की होती तो मैं नहीं पूछता। अब यही यही बीजेपी की समस्या है। इस समस्या से जिस स्टेट में ये लोग निदान पा गए हैं, वहां बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वो है ना, जहां एक इस वो गाना है ना, छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं भाई, अमेरिका क्या कहेगा, अल जजीरा क्या कहेगा, ब्रिटेन क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, पाकिस्तान क्या कहेगा। ये समस्या है ये ना। देखिए, दुनिया क्या कहेगी उसका तो एक और है ना। ये दुनिया वाले कुछ तो कहेंगे, ये है ना, किशोर कुछ कुमार तो कहेंगे लोग कहेंगे, कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। तो ऐसा है कि छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं ये 5 साल भी बीत ना जाए, फिर समस्या और गंभीर होगी। वैसे अब अभी बीजेपी वापस आई है ट्रैक पर। जिस प्रकार से जेपीसी में इस बात को लेकर के रिजिट हो गई कि नहीं भाई, अब तो मामले, हर चीज जो है ना सिविल सूट के जरिए होगा, अब वो तुम्हारा डंडा नहीं चलेगा। और ये बता रहा है कि अगर आप यहां तक अमेंडमेंट करने को और ये वाला काम करने को तैयार हो गए हैं, तो भाई पहले ही ओवैसी बोल चुका है, अरे भाई साहब हमारे पास तो कागजे नहीं है, और कागज नहीं है तो हमारा सब जमीनें हड़प लोगे तुम। तो बोलो, देखो दलित पॉलिटिक्स भी तुमको ठीक से खेलना नहीं आता। तुम बोलो ना कि सारी वक्फ बोर्ड की वो भूमि जो कागज और पेपर पर नहीं है, वो सारी भूमि लेकर के हम भूमिहीन, दलित, शोषित, पीड़ित को दे देंगे, एक भी मुसलमान को नहीं देंगे।
अब ये क्लियर होना चाहिए कि एक भी मुसलमान को नहीं मिलेगा। तब देखिए कैसे बदलता है खेल। सॉरी। तो आप तो ढंग की राजनीति भी नहीं कर पा रहे हो। जब वोट की ही राजनीति करनी है, मार दीजिए एकदम वाल्मीकि समाज के लोगों को दनादन, उसमें भी दलितों में एकदम एकदम मेक श्योर कीजिए जो आपका वोटर नहीं है, जो इधर-उधर जा सकता है, एकदम नहीं देंगे, वोटर को देंगे। देखिए कैसे कहानी बदलती है। तो कहानी बदलने के लिए जो एक ज़िल चाहिए, जो विल पावर चाहिए, वो भी तो आप खुल्लम-खुल्ला नहीं खेल पा रहे। और उधर जो है वो बैठा हुआ यूएस में बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि थोड़ा बुलाओ पन्नू को, थोड़ा मिल लेते हैं। व्हाइट हाउस वाले ऑफिशियल्स पन्नू से मिल रहे हैं और पन्नू राहुल गांधी के लाइन को कोट कर रहा है और आपको खेल समझ में नहीं आ रहा है। खेल सब कुछ स्पष्ट है। आप जिनके लिए मर रहे हो ना, वो वोट नहीं करेंगे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का इस्लामाइजेशन हो जाए, देश का इस्लामीकरण हो जाए। तो आपका भी तो 2047 का विजन है ना सर, वो कैसे पूरा करेंगे? ऐसे सत्ता से बाहर रह के, ऐसे सत्ता से बाहर रह थैंकफुली ये है कि मैं जानता हूं कि अगर हरियाणा में ठीक है, बुरा है, तो झारखंड अपने पास वापस आ रहा है और जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, हम्म। लोकसभा वाली गलती नहीं होगी, ये लोग वापस आ जाएंगे महाराष्ट्र में। सो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। बस ये जेपीसी पर जिस प्रकार से डटे हुए हैं, बस डटे रहे। बीजेपी की बंपर राष्ट्रवाद 2 की वापसी हो जाएगी। बीजेपी की बम्पर राष्ट्रवाद 2 की वापसी हो जाएगी। वेरी गुड। तो अब जम्मू कश्मीर में तो खैर लॉस्ट कॉज है, मुझे नहीं लगता 20-25 से ज्यादा सीटें आने वाली है उनकी, मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। और वहाँ पे क्या गड्ढमड होगा, खिचड़ी होगा। आज वैसे भी यही हो रहा है वहाँ पर कि वो अब ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स जो है उनमें चेंज किया जा रहा है इस हिसाब से कि भाई एलजी साहब जो है वो ऑल पावरफुल बने रहे। तो इसका वही अर्थ ये है कि मानसिक रूप से वो गिव अप कर चुके हैं कि हाँ भाई सरकार तो हमारी नहीं आने वाली। 5 साल बल्कि 7 साल पूरे व्यर्थ गंवाए। पूरे व्यर्थ, पूरा व्यर्थ। और एग्जैक्टली देखिए जो अमित शाह जी का आपने, अब मुझे ये पता नहीं कि किसके कहने पर कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसके इशारे पे ये सारा चीज चल रहा था, लेकिन अमित शाह जी को बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो होम मिनिस्टर है। 2000 जब ये 370 हटाया गया, उसके बाद सीए जब लाया गया और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम से, तब से वो जब साइड लाइन हुए तो बीच में गायब ही हो गए। फिर कोविड आया तो दूसरे चरण के कोविड में दिल्ली संभालना था तो उनको दिया गया दायित्व, अच्छा बचा लो। वो क्रेडिट भी केजरीवाल ले गया। मतलब आप तो क्रेडिट काम भी करो और क्रेडिट भी ना ले सको, इससे बुरा परिस्थिति तो मतलब शायद ही किसी पार्टी का हो। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी बहाल नहीं हुआ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ कि कुछ आप कुछ तो बेटर हुआ है 19-20। नहीं 19-20 जो कहते हाँ 15-16 पे था तो 19-20 के आसपास जरूर है। लेकिन आप देखिए हरियाणा चुनाव के दौरान, चूंकि मैंने काम नहीं किया, बोला नहीं और अपने चैनल पर तो बोला, 2 बड़े-बड़े दलितों के नरसंहार। ये मंच से अभिषेक तिवारी बोलेगा, ये सब बातें तो पीएमओ से, प्रधानमंत्री से बुलवाना था ना। डंडा करके बोलिए कि 2010 में क्या हुआ था, 2007 में क्या हुआ था। इसी हुड्डा के राज में दलितों के घर जलाए गए थे, उनका पलायन हुआ था। ये सब बोलिएगा नहीं मंचों से ओपनली तो कैसे याद आएगा। यूपी में बाबा कर रहे हैं, यूपी में बाबा समझ रहे कि खेल साला डर का है, इसलिए इनको याद दिलाओ कि देखिए अखिलेश और ये लोग सरकार में आते ही, सांसद बनते ही किस प्रकार की बातें करने लगे हैं। आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां कानून का राज है और संविधान सम्मत कार्य होगा। तो ये सब जो वो बोल रहे हैं, यही काम हर स्टेट में आपको करना पड़ेगा। याद, इस देश में सनातन समाज के, हिंदू की, राष्ट्रवादियों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। उसको याद नहीं है कि शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दीदी के साथ क्या हुआ था, असीमानंद जी के साथ क्या हुआ था, उसको कुछ याद नहीं। कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, उसको कुछ याद नहीं। उसको इतना याद है कि भाई पेट्रोल जो है वो 73 रुपए था, अभी 104 रुपए। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज वही है। इस बीमारी का इलाज तो यही है कि भाई सबको आप उनकी हिंदू अस्मिता पे लाओ और उसके लिए जो भी आपको
करना है आवश्यक वो करो। पुराना फॉर्मूला तो यही था ना। अब पॉलिटिकल फॉर्मूला इस देश का आज से नहीं, नेहरू जी के टाइम से ये है कि मुसलमानों को एक रखो और हिंदुओं को जातियों में बांटो, और वो बहुत वर्षों तक बड़ा सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को एकीकृत करके और मुसलमानों को त्यागने वाला कि भाई मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को एक करो, वो सफल रहा। तो अचानक उनको लगा कि अरे भाई ऐसा है कि मुसलमानों को भी साथ में लाओ, नहीं, ये करोगे। मुसलमानों को ही नहीं, मुसलमानों को साथ में लेके आओ। हरियाणा में आपकी पॉलिटिक्स क्या थी? मुसलमान और जाट माइनस पॉलिटिक्स थी। वो आप हाँ, सक्सेसफुल था। अचानक से किसी ने कान में फूका, अरे राष्ट्रवादी जाट भी तो आपको वोट करते हैं। तो आपको लगा हाँ भाई ये तो सही बात है। यही फॉर्मूला आपने यूपी में लगाया, अरे यादव भी तो हमको वोट करेंगे, मुलायम सिंह यादव को दे दो। तो मुलायम सिंह यादव को आपने वोट दे दिया, बाकी भी ओबीसी गायब हो गए आपके साथ। बोले गजबे आदमी है, बताओ मुलायम हम पे जो गोली चला है उसको अवार्ड दे दिया। गए पुणे में और कहा कि शरद पवार को भी ये सम्मानित कर देते हैं। महाराष्ट्र वालों ने बोला लो तब ठेंगा लो। और ये आपकी गलतियां हैं। और इसमें देखिए मानव है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती को रियलाइज करके जैसे देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि हाँ वोट जिहाद हमारे अगेंस्ट हुआ, तो मानो ना कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, बात खत्म करो, डंडा ही खत्म करो। और रेगिस्तान के एक प्यासे की तरह आपको हर 1.5 किलोमीटर पर सूर्य की किरणें परावर्तित हो रही है और वो दिख रहा है कि अरे यार वहां तो पानी है। फिर 1.5 किलोमीटर चले तो देखा कि अरे यहाँ भी पानी नहीं, ये तो मृग मरीच का है। तो आगे वो दिख रहा है, आगे डेढ़, दिख रहा है, आगे दिख रहा है। हाँ आगे तो आप वही कभी इनको दिख आप रहा है कि आपने देखा नहीं शौचालय होगा। दे दिया है। मैं तो चूंकि था वहां पे, वो आप जाओ थार के रेगिस्तान में तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अरे वो पानी, वो पानी, वो पानी, आगे जितना जाओ ऐसा लगता है कि बस आगे पानी पानी पानी। हमारे तो जिले का जो दक्षिणी भाग था बाड़मेर का, वो रन, कच्छ के रन से, कच्छ का रन वहां तक आता था, तो हम लोग जाते थे कच्छ के रन में, तो वहाँ ऐसे ही दिखाई पड़ता है। बिल्कुल मृग मरीचिका आपने कोई सही कही। तो इनका भी वही है ना, शौचालय दे दिए, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, घर दे देंगे, अच्छा कोई बात नहीं, वो कोविड में पैसा दे रहे हैं ना, सब बुरके वाली लाइन में लगी है। ट्रिपल तलाक, मेरा प्रश्न है आपने ट्रिपल तलाक के नाम पे इतना ड्रामा और डंटा क्यों करना है? आपको भी पता है उसको वो शरीयत में मानती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कल हलाला बैन करने, भैया आपने उस समाज में 1400 सालों में सुधार नहीं हुआ, आप बड़े आए हैं राजा राम मोहन राय बन के हिंदुओं के लिए। वैसे राजा राम मोहन राय हिंदुओं के लिए कितने बड़े समाज सुधारक है ये डिबेटेबल है, उस पे बहुत वैसे लंबा चौड़ा ये वैसे ये इस पे ही डिस्प्यूट है कि वो हिंदू हाँ, रहे थे या क्रिश्चियन बन गए थे। क्रिश्चियन रहे थे या हिंदू बन गए थे, मैं उसमें नहीं मैंने बस एक तुलनात्मक बात कर दी कि चूंकि आप होते कौन है उसमें समाज सुधार करने, वो नहीं सुधरेगा भैया, जो मानता नहीं जिन चीज। अभी देखिए कल ही अ, क्या हुआ, बहुत सारे लोग गाजियाबाद में, लोग नहीं पुलिस का कहना है, लोग, वैसे मैंने तो मुसलमान लिखा है उसमें करेक्ट करके कि मुसलमानों की भीड़ थी सर, लोग नहीं थे, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। तो ये स्थिति है। आज तक पुलिस विभाग को समझ में नहीं आ रहा पूरे भारत के कि हर फ्राइडे को इतनी भीड़ कहां से समझ में आ जाती है, कैसे? अरे भाई सबको पता है मस्जिदों में इनको एकत्रित किया जाता है और बोला जाता है। ये सिस्टम आप हिंदुओं में डेवलप था। गांव में मंगलवार को जुटते थे हम लोग, हनुमान चालीसा वगैरह बजाते थे, रामायण बाजते थे। अब ना मंगलवार रहा है, ना शनिवार रहा है, ना सोमवार रहा है, सबको उसमें नई फिलॉसफी आ गई। अच्छा सोमवार को जाएंगे तो हमको हनुमान जी आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे ऑफ कोर्स देंगे, ये मैटर ही नहीं था। मैटर ये था कि एक दिन गांव के लोग एक साथ जुटते थे, सामाजिक चर्चा होती थी, आपके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और उस सामाजिक चर्चा के दौरान किसी के साथ कोई समस्या होती थी उसका निदान होता था। एग्जैक्टली यही अडॉप्ट किया मुसलमानों ने और आपसे बेटर किया। कोई एफआईआर करने वो बगल के पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं, वो फ्राइडे को जाएगा, बोलेगा एक हिंदू लड़के ने मारा, 5 मस्जिदों में फ़ोन चला जाएगा और एक साथ 500 की भीड़ आपके सामने आ जाएगी। अब लो, वो जानता है कि इस प्रकार की चीज़ें करना असंवैधानिक है, लेकिन भीड़ पर कोई क्या ही कोई कर लेगा। और मजहबी भीड़ हो तब तो और कोई कुछ नहीं करता है। वोट वाला मसला भी तो है यहाँ पर। अपनी पॉपुलेशन 14-15% से बढ़ाते-बढ़ाते 19-20% कर दिया है। उसके बाद कहेंगे कि हम 25% हो गए और पॉलिटिकल लोग यही सोचेंगे, अरे यार 25% हो गया, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यार प्रशांत किशोर नहीं
आगे प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? चलिए आपने नाम ले ही लिया उनका, तो ये बताएँ कि साहब कि वो क्या बिहार में कौन-सी क्रांति लाने जा रहे हैं वो? बिल्कुल, वो क्रांति तो लेके आएँगे, लेकिन उससे पहले मैं कहते-कहते रुक गया था कि ये जो डर का खेल है, जो वोट का खेल है, जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा के बताने का खेल है, मैं आपको बताऊँ सर, पिछले 1.5 साल से भारत की सरकार और भारत के टॉप मोस्ट इंक्लूडिंग निर्मला सीतारमण सब जानती है कि 25 लाख से 30 लाख जो जॉब कार्ड दिए गए थे, आधार कार्ड से लिंक होते ही हवा हो गए वेस्ट बंगाल में। ये लोग कौन लोग थे? ऐसा ही राशन कार्ड यूपी में हवा हो गया था। ये लोग कौन लोग थे? आप सर लिंक कीजिए मानो के आप आँख तो से, रेटिना से। आप तो जॉब कार्ड और आधार कार्ड की बात कर रहे हो। यूपी में तो मदरसे ही हवा हो गए थे, गायब हो गए थे। जैसे मदरसा ही छोड़िए, वेरिफिकेशन किया। वोटर गायब हो जाएगा। इस देश की जनसंख्या के 15 करोड़ लोग गायब हो जाएंगे। आप लिंक करके तो देखिए, लेकिन इसके लिए आपको अपना रूट बदलना होगा। अब आते हैं प्रशांत किशोर जी पे। प्रशांत किशोर जी देखिए सर, मैं बहुत साफ बात करता हूं। जो बिहार के संदर्भ में उनकी बातें हैं, वो सब सही बात है। रोजगार का समस्या है, दारू चालू करना चाहिए भी ठीक है, शिक्षा में खराबी है, पलायन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ठीक। और इन सब के इस पूरे विनाश के कारण जो तथाकथित रूप से 40 वर्ष के 2 समाजवादी नेता है, वो भी वो कह रहे हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन एक मेरा प्रश्न है सर, 2015 में प्रशांत किशोर जब इसी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो भी इनको ध्यान नहीं था कि इसी लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तब पैसा इंपॉर्टेंट था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपको डिफेंस में लोग कहेंगे अरे वो उसका काम था। क्या आपका काम राष्ट्र से बड़ा है? मेरा काम दाऊद के साथ स्मगलिंग करना रहेगा, तो आप जस्टिफाई कर दीजिएगा हमको, हैं? कि गोल्ड स्मगलिंग तो अभिषेक तिवारी का काम था। अब उसको याद आया कि नहीं भाई, राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी है, इसलिए अब वो दाऊद के विरोध चला गया। मैं दाऊद से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिर्फ बात कह रहा हूं। इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की थ्रेट अगर कहीं किसी स्टेट में इस वक्त राजनीति दिखती है, तो वेस्ट बंगाल में दिखती है। स्वयं 2017 में आपके दर्शक चाहें तो इसको क्लैरिफाई कर लें, गूगल पे चेक कर लें। 2017 में आज के वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि पंचायत चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से विड्रॉ हुए, लग नहीं रहा है कि बंगाल में डेमोक्रेसी है। सीजीआई साहब को याद नहीं होगा। बहुत सारे जज कह रहे हैं कि भैया हम एनएचआरसी के आंकड़ों पर सुनवाई नहीं करेंगे, डर लगता है। अतीक अहमद से भी जजेस लोग डरने लगे थे, बहुत सारे जज नहीं सुनवाई करते थे। सोचिए देश की क्या हालात हैं कि जज सुनवाई करने से डर रहा है। अब उन अंधेरे गलियारों में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे पास एलईडी बल्ब है, इसको जलाइएगा, लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आई अप्रिशिएट। लेकिन इतने इंटेलेक्चुअल लोग केजरीवाल से जुड़े थे, शांति भूषण जुड़े थे, किरण बेदी जुड़ी थी, जनरल वीके सिंह जुड़े थे, आज के राइट में है या लेफ्ट एडमिरल में पता नहीं, एडमिरल कविवर रामदास जुड़े थे। एडमिरल रामदास जुड़े थे। तो कहना नहीं है। वो खरदूषण क्या नाम है? प्रशांत भूषण। हाँ, सॉरी गलती से निकल गया खरदूषण। वैसे हरकतें ख वैसे हरकतें खरदूषण वाली ही हैं, लेकिन प्रशांत भूषण ही सही। दर्शक माफ करेंगे, फ्लो पे निकल जाता है। तो ये जो हर दूषण हर तरफ है, मायावी जो माया जाल रचते हैं, मुझे मैं इसलिए ये बातें नहीं कर रहा हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी में बीजेपी है, कोर में बीजेपी है, और मैं मानता हूँ कि मैं बिहार में मरते दम तक बीजेपी को वोट करूंगा, क्योंकि मैं राजद को जीतते हुए नहीं देख सकता। ये एक तथ्य है, ये सत्य है, ये बात ठीक है, एडमिट करता हूं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर सही होते तो मैं वास्तव में जनसुराज की तारीफ करता और कहता कि बहुत जबरदस्त। हाँ, लेकिन जो अब वो बात कह रहे हैं उसके बारे में और समर्थन के बारे में, चूंकि मैं था 2 अक्टूबर के दिन, समर्थन जबरदस्त है। बिहार में बीजेपी के एक बहुत सीनियर वेटरन नेता है संजय पासवान, वो पीछे खड़े होकर के देख रहे थे।
और जिस प्रकार से यादव, मुसलमान, पंडित, भूमियार, बियॉन्ड कास्ट लाइन लोग जुड़े हैं, एक होप दिखता है। तो ही इज अ वेरी गुड सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्रशांत किशोर इस प्रोडक्ट को सेल करने में सबसे अच्छा है। 2014 में भी नरेंद्र मोदी सारी एंटी इनकम्बेंसी को हटा दें, लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन सब के अलावा एक होप भी थे कि देश को बचाना जरूरी है। वही होप बिहार को बचाने को लेकर के प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई है। इस बात से मैं डिनायल मोड में नहीं हूं, क्योंकि बिहार को बचाना आवश्यक है, ये बात सही है। जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं कि मैं पहले घंटे शराबबंदी को हटा दूंगा, ये मैं मानता हूं कि ये सही कदम है, हट जाना चाहिए था। तक ये सिर्फ जिद की वजह से है। ये सब बातें ठीक है, जो लोग जुड़ रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर, बिहार कास्ट फैक्टर से ऊपर उठ के किसी एक व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास कर पाएगा क्या? संभवतः मुझे भी अगर प्रशांत किशोर जी पे पूर्ण विश्वास होता तो मैं उनका प्रचारक बन जाता, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं वो बिहार के लिए यथार्थ है सर। वो गलत नहीं कह रहे हैं कि एक 9th फेल को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, और अगर 9th फेल होना गुनाह नहीं है, ये गुनाह तब होता है जब आपके मम्मी पापा सीएम रहे हो और आप नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपका पढ़ाई को लेकर के ध्यान नहीं था। ये ना कहिए कि क्रिकेटर, क्या युवराज सिंह नहीं पढ़ा है? हरभजन सिंह नहीं पढ़ा है? एक और आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे भी नहीं कि 14 वर्ष की आयु में आप 16 वर्ष के 14 वर्ष की आयु में मुंबई क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए और 17 वर्ष में आपने सेंचुरी ठोक दी। आप वो भी नहीं थे। हालांकि उसके बावजूद साउथ अफ्रीका में 1993 में वो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। ये भी यथार्थ है। तो अब आप अपनी तुलना अगर आप सईद अफरीदी, यूसुफ यहाना वाली या बाबर आजम की अंग्रेजी से करना चाहते तो बात अलग है। लेकिन आपका पढ़ाई को लेकर के इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि आप एरोगेंट थे। आपको पता था मम्मी पापा सीएम है, क्रिकेट में चले ना चले, पॉलिटिक्स में तो चलना चलना है, कौन रोकेगा? और यादव तो इतना बड़ा है ही कि वो हमें मान लेगा अपना नेता, और वो बिहार का यादव मान भी बैठा है। प्रशांत किशोर की राह टेढ़ी है, दुश्वार इसीलिए क्योंकि वो माई को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। हालांकि रोहतास से जो सवर्ण टूटा था एंटी नीतीश, या अब यूं कह रहे कि जो एंटी बीजेपी हो गया, वो भी एकदम उनके साथ खड़ा है। वो दिखा है पहले दिन 1.5 लाख की भीड़, वो भी पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड पर आ जाना। मैं तो अवाक रह गया था। मैंने बोला अभिलाषा को कि भाई चलो वरना मंच वंच टूट जाएगा। जिस प्रकार की मैसिव भीड़ है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का उद्घोष हो रहा है, ये पूरा बेली रोड जाम हो गया था पटना का। तो है अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी सच है, मैंने ट्वीट भी किया था कि लोग बुला के नहीं आए, वो दाऊद नगर से चल के आ रहा है, कोई नेपाल के बॉर्डर से चल के आ रहा है, और वो आया है इसलिए क्योंकि वो सुनना चाह रहा है प्रशांत किशोर जो कह रहा है। तो सेलिंग होप इज सर्टेनली वेरी अमेजिंग थिंग, पर वो कितना तो वोट किसका टूटेगा? 100 दोनों टके टूट। की एक बात। अब देखिए सर, ये इलेक्शन इस वक्त 2013 के दिल्ली जैसा लग रहा है, जहां पे कुछ चंक ऑफ मुसलमान केजरीवाल की तरफ गए थे, लेकिन फिर भी 100% शिफ्ट नहीं थे। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। मुसलमानों का एक बड़ा चंक प्रशांत किशोर से अट्रैक्टेड है और वो उनमें जुड़ चुका है, ये सत्य है। इसको इस डिनायल में अगर आरजेडी है तो भारी मिस्टेक कर रही है। अब वो अपने लिए नया वोटर भी तलाश करे, मुसलमान के अलावे भी, क्योंकि माई समीकरण में डेंट है। लेकिन वोट तो बीजेपी का भी टूट रहा है। ब्राह्मण टूट रहे हैं, राजपूत टूट रहे हैं, भूमिहार टूट रहे हैं। संभवतः भूमिहार ना टूटे, भूमिहार तो अलग ढंग से वोटिंग करता है, लेकिन ये 2 वोट तो लग रहा है बहुत हद तक टूटेंगे, खास करके रोहतास वगैरह, कैमूर वगैरह साइड में तो सर्टेनली। अब रही बात की किसका ज्यादा डेंट होगा। देखिए, राजद की प्रॉब्लम ये है कि राजद सिर्फ माई के भरोसे है, और वो उसमें से टूटा तो उसके लिए सीटों की संख्या, पूरा कांग्रेस का अपना कोई बेस नहीं है, तो टूट के शिफ्ट होके मुझे लग रहा है कि संभवतः बिहार चुनाव जो होगा तो 100, 110, 120 के ही आसपास एनडीए जाएगी, बाकी राजद और जनसुराज में जितना बट जाए। हम्म। देखिए,
ये है इसलिए क्योंकि मनोज भारती को बनाया, वो बताया ना मनोज भारती कौन है, नेतरहाट उस समय क्रैक किया, फिर आईआईटी खड़गपुर से पढ़े, उसके बाद आईआईटी दिल्ली भी थे, उसके बाद आईएफएस बने। तो उन्होंने ये कहा जो बात प्रशांत किशोर ने कि मैं ये नहीं मानता कि किसी भी जाति में टैलेंट की कमी है। तो हम हर एक जाति से उतना ही प्रतिशत ये निकालेंगे और उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम टिकट देंगे, उनको उस पोजीशन पर पहुंचाएंगे जो उस समाज को अपलिफ्ट कर सके। और ये तो बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आज तक यही होता था कि 9th फेल है, 11th फेल है, 12th फेल है। अब बिहार में आरजेडी के ज्यादातर नेता जो है अंडर ग्रेजुएट है। अब हुँ। सामने वाला वो कह रहा है कि नहीं, हम 15% यादव को खड़ा करेंगे, वो पॉपुलेशन है तो हम करेंगे, हम 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। तो थ्रेट तो है राजद के लिए, लेकिन अब वो कितना है, किस हद तक जाएगा। आप देखिएगा कि सबसे अधिक अगर बिलबिलाहट है तो लेफ्ट इकोसिस्टम में है, प्रशांत किशोर को लेकर के। आप जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख लीजिएगा, उस इंडी अलायंस वालों के, सब प्रशांत किशोर को गाली दे रहे हैं। वो पंडित के प्रशांत किशोर बुला रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो दिख रहा है उसको भी कि भाई सबसे अधिक डेंट हमको हो रहा है बीजेपी को भी, ये यथार्थ है। लेकिन उसको परिस्पर कम है, क्योंकि बीजेपी का 26% तो कोर कैडर वोट है। अब कैडर वोट तो सर कैडर वोट होता है, बेटा भी जन्म लेगा तो बीजेपी को ही वोट करेगा। तो वो स्थिति है, तो कैडर वोट नहीं टूटता, लेकिन जो कैडर वोट नहीं है वो टूटेगा, और वो टूट की राह पर है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब कितना हवा क्रिएट होगा, कहां तक प्रशांत किशोर पहुंचेंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये आप ये बताइए कि इसकी तुलना यदि हम करें उत्तर प्रदेश से, तो ये उत्तर प्रदेश में जो भी वोट टूटा लोकसभा में, वो तो सारा का सारा वापस एक स्थान पर आता दिख रहा है। देखिए, तो यूपी का आपके बिहार में कोई योगी जैसा नैरेटिव नहीं चला सकता क्या? आपने ऐसे-ऐसे लोगों पर टाइम इन्वेस्ट किया और खराब किया जो योगी के आस-पास भी नहीं थे। देखिए, योगी जी होना कोई बहुत साधारण बात नहीं है सर। ऐसा नेता मुझे लगता है कि दशकों दशक बाद एक आध, कोई शताब्दी में एक आध जन्म ले ले तो ले ले। योगी जी को मैं कोई मामूली नेता थोड़ी ना मानता हूँ। अपना-अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि योगी जी बहुत अति असाधारण नेता हैं। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पर है काबू, वो अभूतपूर्व है। वरना ये तो वो जो आप तो उस रहे हैं चूँकि उसमें, तो ये तो अच्छे-अच्छे नेता को चने की झाड़ पे चढ़ा कर के उसका राजनीतिक जीवन समाप्त कर देंगे। नीतीश कुमार प्राइम, आप उसको सबसे बेस्ट एग्जांपल मानिए। 5 से 10 तक, जब तक ये उस चुंगल में नहीं फँसे थे, तब तक ये जो काम किए बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद ये उस बिरादरी के चुंगल में फँस गया, और उसके बाद उन्होंने बहलाना शुरू किया, "अरे सर! आपके जैसा नेता एनडीए छोड़िए बीजेपी में नहीं, आप तो पीएम मटेरियल हैं।" नीतीश को लगा कि हाँ भाई, पीएम मटेरियल तो हैं। हम हुँ। हम भाजपा की वजह से नहीं है, भाजपा हमारी वजह से। पहला वहम आया। दूसरा, अरे! क्या किया है मोदी गुजरात में? आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, मोदी बन सकता है, आप नहीं बन सकते। फिर उनको लगा, हाँ यार, बात तो सही है। ये वाला आईएएस को प्रमोट करके पटना का डीएम बनाओ। तुम काबिल आदमी हो। लेकिन उसका क्या जाता है? आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो गई। योगी जी ऐसे लोगों को सर पे नहीं बिठाते। एक चीज, और अगर इससे कोई बच जाए, वही नेता महान बनता है, और योगी जी बचे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो अति साधारण नेता है। तो वो इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि वो ऐसे लोगों को टिकट मिला था जिसके वजह से क्रोध था। अच्छा, ये जो एंटी वोट गया था ना, इनको भी अंदाजा नहीं था कि मेरे वोट न करने से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। था कि एक ज्यादा से ज्यादा बलिया में क्या हो रहा था? अरे बलिया हारेगा, ये थोड़ी ना हार जाएगा, गाजीपुर थोड़ी ना हार जाएगी, वहां तो 15% मुसलमान है। अच्छा, घोसी वाले कहता, अरे घोसिए ना हारेंगे, बलिया और ये तो जीत ही जाएंगे। ऐसे करते करते ये तकरीबन 30 सीट हार।
बिहार के साथ समस्या ये है कि वो नाराजगी थी पवन सिंह से लेकर के हर जगह, पवन सिंह वाला मैटर से लेकर के हर जगह। बिहार में इन वोटों को वापस उस तरफ लाने के लिए आपको एक चाहिए कद्दावर नेता जो खुल करके बिना डिप्लोमेटिक हुए ये बोले कि बिहार में हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो सीमांचल में गायब हो गए और मिथिलांचल में गायब होने के कगार पर पहुंचने वाले हो, जल्दी ही समाप्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू एकता को लेकर के काम करना शुरू कर। नित्यानंद राय जी ने एक बार यादव सम्मेलन किया था। मैं हम्म। कह रहा हूं कि ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोग आरजेडी के समर्थक पहुंचे, बहुत सारे लोग, लेकिन पहला प्रयास ठीक था, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास करना चाहिए था। आपने मोहन यादव जी को किस लिए बनाया था सीएम? एक मैसेज देने के लिए। बार बार बिहार में बुलाते, बार बार सभाएं करवाते। अरे भाई, रस्सी से तो सिल पर निशान पड़ गया था, और वो मुसलमान भी नहीं है। वो कन्वर्ट होता है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है वो टूटा है। योगी राज में टूटे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो योगी बाबा के नाम पर टूटे, लोकसभा में तो नहीं टूटे। यही वो मिथ, यही वो भ्रम को समझ नहीं पाए मोदी जी। मोदी जी नहीं समझ पाए या उनके सलाहकार नहीं समझ पाए। उन्हें लग रहा था कि ये मोदी जी की वजह से हो रहा है, जबकि यूपी में ये असर था योगी जी की वजह से। जैसे ही केजरीवाल का वो मैसेज गया ना, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये लोग समझ नहीं पाए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जो हमारे यादव बंधुओं की जो रेप पॉलिटिक्स चल रही है, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है प्रदेश में? लेटेस्ट 2 और यादव बंधु पकड़े गए। हाँ, देखिए, इसका कोई जो बात हो रही है कि रिएक्शन होगा, सर रिएक्शन तब होगा किसी भी समाज में जब उस समाज का नेता ही स्वयं उस चीज को लेकर के ये करेगा। अखिलेश यादव अभी कहां है? पॉलिटिकल फ्रेम में दूर दूर तक नहीं है। उनको मतलब ही नहीं है। वो एकदम फिर से 2026 एंड में जगेंगे, याद आएगा कि चुनाव है, चुनाव करेंगे, फिर मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाना है। यादवों की, अगर यूपी के यादव ठीक ठाक अपने आप को स्थिति में पाना चाहते हैं तो उनको समाजवादी पार्टी को त्यागना पड़ेगा, वरना उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। सर, 5 यादव नेता को टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, पांचों अपने परिवार को। बचेगा हो कहां राजनीति में? तुम्हारी जगह मुसलमानों ने ले ली है, और वो केंद्र में है उस समाजवादी पार्टी के, तुम नहीं हो। अब जब तक तुम वापस बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होकर के 2 बार वोट करोगे, एकदम 27 और 32 एकदम बीजेपी के लिए वोट करो, देखो समाजवादी पार्टी को तुम्हारी कदर होने लगेगी। ऐसे ही राजनीति होती है जी। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन उन्होंने तो जब भी कोई उनका होता है, देखिए आज तक मोहित खान को उन्होंने ना तो निलंबित किया ना निकाला, आ, और मोहित ऊपर से खान ये की हुआ कि जब डीएनए मैच हो गया राजू खान से, उसके सर्वेंट से, तो कहने लगे अरे डीएनए तो उससे मैच हुआ है, मोहित खान तो निर्दोष है। अब नया साइंस जो है वो, अब क्या कहें, अखिलेश यादव का साइंस कुछ अलग ही है, ऑस्ट्रेलिया से अलग ना ही पढ़े लेवल होंगे। का। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक वो ऑस्ट्रेलिया एक वाला बात उन्होंने ये भी ड्रॉप है। कर दिया पिछले एफिडेविट में, बाय द वे। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप क्या लगता है ये भी क्यों नहीं पढ़े? अखिलेश यादव भी क्यों नहीं पढ़े? उसका कारण क्या था? पता है, बाप मुख्यमंत्री, हमको पॉलिटिकल विरासत मिलनी है। पढ़ के क्या होगा? ये लोग समाज के लिए उदाहरण है सर। ये लोग कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। बहुत एवरेज आईक्यू है इनका। जो आदमी कहता है कि जीपीएस से देख के पता चल जाएगा गाड़ी कहां पलटी, इस अद्भुत ज्ञान को आप मामूली समझ रहे हैं। बहुत अरे तो एवरेज भाई आईक्यू वो है ये। अब गाड़ी कहाँ पलटी, तो वो देखिए, वो जो फ्लाइट रेडार जो लगाते हैं ना, उस अच्छा, तरह से जीपीएस, तो टेक्निक तो टेक्नोलॉजी तो है ना। टेक्नोलॉजी तो है, अब टेक्नोलॉजी गलती हो गया। रेथियन वाला जो रेडार है, जो आपको ऑल्टीट्यूड भी बताता है और हाँ, आपको डिस्टेंस भी बताता है, उस टाइप का रेडार लगा के चलेगी गाड़ी तो पता चल जाएगा ना। नहीं ठीक है सर। हम भी कल पटना में एक जिलेबी का फैक्ट्री विजिट किए हैं। क्या अच्छा, कीजिएगा? वो कैसी लगी आपको? कैसी थी? बहुत रोजगार है सर, बहुत रोजगार है। 50 कितना 60 लाख हजार लोग लोग। था उस?
अरे सर 50-60 हजार लोग तो दिन रात डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जीआई हाँ, टैग वो मिलने वाला है उसको, और हमने मुझे देखा कह था, रहा आपका ट्वीट देखा था। गजब। तो मुझे 1 मिनट का तो ये लगा कि कहीं राहुल गांधी की आत्मा तो नहीं आ गई है आप में। सटायर था सर। वो पर बहुत मैंने सारे अच्छा उसको ये ध्यान है से देखा। राष्ट्रवादी। हमने कहा चलिए अच्छा, तो ये जो है आप जो है वो राहुल गांधी के मजे ले रहे हैं। कोई बात बहुत सारे राष्ट्रवादी हमको गाली भी दे दिया, अरे कांग्रेस ज्वाइन करी। मैंने बोला यार पूरी ट्वीट पढ़ लो यार। नहीं नहीं अच्छा है, बात हो ही रही है विदेशों में भी, जलेबी बिक रही है, जलेबी के बीज को जो है वो जीआई टैग मिलेगा, बिहार विकसित खेती खेती करेगा। कितनी अच्छी बात है सर। हम लोग आप सोचिए सर, मतलब आप 1000 रुपए केजी का डायरेक्ट जलेबी उगाए हैं। कहाँ 14 15 30 रुपए केजी का आप धान उगाने का सोच रहे हैं सर। तो गजबे हो जाएगा। ऐसा में कुछ रखा नहीं है। राहुल गांधी की टेक्नोलॉजी अनदर नहीं, एवरेज आईक्यू लेवल देखिए, सर। अरे साहब आप सोचिए कितना बड़ा, कितना विशाल सोच है ये। आपके तो ये दिमाग में आ ही नहीं सकता कभी। नहीं, ऑब्वियसली नहीं आ सकता ना, हमारा आईक्यू और क्या। आईक्यू मैच नहीं करेगा ना सर। अब आप ये सोचिए कितनी तरह की मिठाइयाँ होती हैं, हम्म। कितनी तरह की होती हैं बताइए आप, अंदाजे बचपन से बताइए। में जब परम सेकुलर था, क्योंकि स्कूलों में था, तो एक गीत सुना करता था, आओ तुम्हें चांद पर ले जाए, तो उसमें टॉफी की के बगान होते थे। तो असर हो सकता है, हो सकता है असर हो। अरे भाई मोटा मोटा 100 तरह की मिठाइयाँ तो होंगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 100 तरह की मिठाइयों में आप 50-50 हजार एम्प्लॉयमेंट दे दें फैक्ट्री लगा के, एम्प्लॉयमेंट की समस्या समाप्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, आप जरा सोचिए। सर उसी क्रांति के नाम पर आज हरियाणा में वोट कर रहा है सर, लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा बड़ी फैक्ट्री बन गई तो उसमें जो है पहुंच जाएंगे हिस्सा मांगने हाँ, हुड्डा जी के लोग। भैया, हमको लगा कि आप राजद की तरफ से कर रहे हैं, गजबे कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर हुड वो, अरे भाई चाहे मुलायम हो, चाहे हुड्डा हो, और चाहे तेजस्वी हो, बात तो एक है ना। हाँ, देखिए अब डीएलएफ के वाला कितना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, डीएलएफ की आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा था, दामाद जी अंगना में पधारे, तो सब ठीक है। लेकिन यही बात है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। वो डीएलएफ और इस सब युग को आप बढ़िया से अगर हरियाणा चुनाव में याद दिलाए होते, तो बहुत क्लोज जो है वो, हो सकता है आप कछुए की तरह निकल भी जाते हैं। देखते हैं अब चुनाव अब में देखिए क्या होता है। 30 तक फिर भी पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, 30 तक पहुँच जाएँगे, 30 तक पहुँच जाएँगे। मुझे भी उम्मीद है कि 30 तक पहुँच जाएँगे। लेकिन अच्छा किया होता तो 40-42 तक पहुँच सकते थे। 30 और तक तो वैसे पहुँच तो जाएँगे। वैसे तो कल जो आपके दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने जो महिला के साथ जो है वो व्यवहार हाँ, किया गया है, नहीं वो तो कांग्रेस की शोभनीय व्यवहार किया गया है, तो उससे भी उसके ऊपर देखिए शैलजा जी वो कमेंट्री भी कर दी। मुझे लगता है हाँ, कि कहीं ये जो है ना, ये जो दलित वाला मामला है ना, ये कहीं हो भी सकता है, गुल न देखते हैं। खिला जाए। हाँ, हो भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जब पीक पे था असंतोष, हुँ, तब भी भारतीय जनता पार्टी 44 सेगमेंट जीती थी हुँ, और कांग्रेस 42 जीती थी ठीक आप बात है। लोकसभा इलेक्शन में। और अभी तो लोगों को दिख रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मोदी से असंतोष की वजह से वोट दे के उल्टा, लेकिन अभी तो उनको दिख रहा है कि भाई हुड्डा आया, हुड्डा आया। हुँ, वही वही बात है। अब देखिए अब क्या होता है, शाम तक पता चलेगा और थोड़ा-सा अपडेट लेंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ैक्टली कवर किया नहीं है वो हरियाणा चुनाव, तो देखते हैं, पता करते हैं अब क्या मैंने भी होता है। नहीं किया है, अगर रेस्ट किया जाए, पिछली बार हुँ, मार खा गए, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाँ, नहीं महाराष्ट्र में करेंगे। हाँ, चलिए। तो चलिए आज के चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम।